जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम मेघानी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज की इस वीडियो में लोग जो आपका क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है ना, मॉडल पेपर 2024 के लिए, हम लोग इसके आज फुल डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। टोटल आपका 50 MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपके पास 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 50 के 50 क्वेश्चंस पर आज हम लोग अच्छे से एकदम इन डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब, हो सका है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, तो वीडियो में बने रहिएगा और देख लीजिएगा। अगर आप लोग देख लेते हो तो मॉडल पेपर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन आता है या फिर इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर आपको क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, 11 12 का अगर तैयारी करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी 8 में हो तो मैं 8 की बात कर लेता हूँ। अगर आपको 8 क्लास का अगर अच्छे से तैयारी करना है सभी सब्जेक्ट का, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ आप लोग, तो हमारे साथ फटाक से जुड़ जाओ। कुछ दिन आपका एग्जाम को बचा ही हुआ है। इतने ही दिनों में हम लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रीतम अकादमी में क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें उसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना, हुबहू जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ सब कुछ आपको मिलेगा एकदम हुबहू। कैसे मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये पीडीएफ जो आपके पास होगा ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहां से आप लोग ले सकते हो। अब ये ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको? तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का, बस वहां जाकर ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पूछा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं, होगा, ठीक है। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, कभी भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आए ना जिसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा हो, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा, आपके पास 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा है, तो आपको इसका उल्टा कर देना है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर नॉर्मल संख्या जैसे 5 6 7 8 है तो उसके नीचे में हमेशा 1 होता है, तो इसको पलट के लिख देना है। यहाँ पे अंश में 5 है, हर में 1 है ना, तो इसको पलट दो, यानी कि हर को 1 को ऊपर ले जाओ और अंश 5 को नीचे ले आओ, यानी कि हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। तो ये जो 1/5 निकल कर आ गया ना, यही इसका व्युत्क्रम निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। गलती से भी -1/5 मत मार दीजिएगा, बी नंबर का ये कतई गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? बस इसको उल्टा कर दो, ठीक है, हो जाएगा 3/2। चलो एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक है। -5/2 इसका व्युत्क्रम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बस आपके पास 3 नंबर का लिखा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो आपके पास 9/23 है, इसको आपको किसी ऐसी संख्या से गुना करना है ना कि गुना करने के बाद जो इसके पास वैल्यू आ जाए वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो अगर मैं 9/23 को उल्टा करके लिख दूं, उसी प्रकार से व्युत्क्रम करके लिख दूं, यानी कि 23/9 अगर लिख दूं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एक जादू होगा, ये 9 9 गया और ये 23 खोपचे में खत्म हो गया, तो यहाँ पे देखोगे इसका वैल्यू आपके पास 1 बच गया। तो यही तो हमें चाहिए था। यानी अगर कोई भी अगर आपको संख्या दिया है, यहाँ पे 9/23 दिया, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, यहाँ पे 23/9 कर दो, तो वही अगर आप लोग इन दोनों का आपस में गुना कर दो तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है इस टाइप क्वेश्चन में? व्युत्क्रम करना पड़ता है। तो 9/23 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 23/9। बी नंबर, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 4 नंबर प्रश्न लिखा है कि 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम सबको पता है 5/3 हो जाएगा, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है, यहाँ पे 2/3 का समतुल्य पूछा, तो याद रख लिएगा समतुल्य कभी भी पूछे ना तो सेम संख्या से अंश और हर में ऊपर ऊपर नीचे गुना करने पर समतुल्य प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लो अगर मैं 2 से ऊपर और नीचे गुना कर दूं तो देखोगे ये 4/6 मिलकर आ गया, यानी जो 4/6 है ये जो हो जाएगा ये 2/3 का क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, अगर आप लोग 2/3 आपको दिया हुआ क्वेश्चन में अगर इसको अगर भागा भी कर देते हो ऊपर नीचे सेम संख्या से, अगर चलो 2 से भागा कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा आपके पास यहाँ पे वो वैल्यू इसका समतुल्य होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। तो दोनों सही है, ऊपर नीचे अंश और हर में गुना कर दो, या तो फिर सेम संख्या से या सेम संख्या से ऊपर नीचे भागा दे दो, समतुल्य मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोग देख सकते हो ये वाला, कि आप लोग के पास 2/3 को अगर आप लोग ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर देते हो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? 4/6 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2/3 का समतुल्य कौन हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 45 का वर्ग, यानी कि आपके
4.5 है, ठीक है। 4.5 का वर्ग यानी कि 4.5 का आपको स्क्वायर करना है। तो जनरली 45 है ना, तो 45 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 20-25 होता है। और चूंकि देख लो यहाँ 45 का स्क्वायर पूछा, यानी कि आप लोग लिखोगे 4.5, 45 का स्क्वायर बोलना गलत हो गया, यहाँ पे 4.5 बोलना सही होगा। तो 4.5 इंटू का 4.5 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो 4.5 को 4.5 से गुना करोगे तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट और इधर एक अंक के बाद पॉइंट, कुल मिलाकर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 20.25 हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देख लो यहाँ पे लिखा कि -225 किसके बराबर नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा, नहीं में गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर में ए इंटू बी को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर में ए इंटू का रूट अंडर में बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही बस रूल यूज करूंगा मैं, इसको रूट अंडर का -1 इंटू का 225 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर का 1 इंटू का -225। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपको ऑप्शन नंबर देख लो ए में दिख रहा होगा, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए तो कहते ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखो इसको अगर मैं आगे और एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से वापस से लगाता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको टोटल को ए मान लेता हूँ, इसको टोटल को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर का -1 इंटू का रूट अंडर का 225। तो ये भी आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा बी, यानी कि ये भी ऑप्शन में सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका रूट अंडर का -225 को ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसको मैं अगेन फिर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट अंडर का -1 का रूट अंडर का -1 और इंटू का, इसको मैं रूट आपके पास 225 को मैं क्या 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये भी आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा बी नंबर का, सॉरी डी नंबर का, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसको भी आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप लोग के पास लास्टली क्या बचा, ये। तो क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि याद रख लीजिएगा इसको और आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपके मन में आएगा सर रूट के अंदर में अगर 1 होता है तो वो तो 1 हो जाता है, तो उसी प्रकार से रूट के अंदर में -1 है तो -1 हो जाना चाहिए। ये कतई गलत है भाई साहब। कभी भी रूट के बाहर में, मान लो यहाँ पे रूट के बाहर में, यहाँ ए, रूट के अंदर में ए है, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं संख्या ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर में -1 है, तो कभी भी ये -1 नहीं आएगा, यानी कि रूट के बाहर में कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। रूट के बाहर में कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आता है, तो ये कभी भी रूट के बाहर में -1 ऐसा नहीं आ सकता आवारा, तो इसीलिए आपका कतई गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 नंबर के पास लिखा है कि आपके पास दिया हुआ है कि 27/64 का क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल नहीं, यानी कि आपको क्या करना है, इसका होल का क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है। रूट क्यूब ज्ञात करना है आपको, क्यूब बोलना गलत होगा, रूट क्यूब याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 27 का रूट क्यूब हो जाएगा, अपन में यहाँ पे हो जाएगा 64 का रूट क्यूब, ठीक है। तो मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, 27 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो देखोगे यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर 27, फिर हो जाएगा 3 3 9। तो मैं इस 27 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे होल का रूट क्यूब है, यहाँ पे होगा 3 × 3 × 3 लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 64 को यहाँ पे 4 × 4 × 4 लिख सकता हूँ, ये देखो हो जाएगा 16 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हो। आप देख सकते हो जिस प्रकार से स्क्वायर में जोड़ा लगकर बाहर निकल जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे क्यूब में 3 3 का जोड़ा लगकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे 3 को जोड़ा है, यहाँ पे 4 का 3 को जोड़ा मैंने हो जाएगा 3 को, यहाँ पे 3 को 3 है, ठीक है। यहाँ पे 4 को 4 जो है वो 3 को है, तो 1 को बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास रूट के बाहर में निकल कर आ जाएगा, रूट क्यू के बाहर में इधर से ऊपर में 3 एगो निकल कर आ जाएगा, लेकिन 4 निकल जाएगा, 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करे कि वो पूर्ण घन बन जाए, वर्ग नहीं घन बन जाए। तो चलो सबसे पहले हम लोग 72 क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलो 72 का सबसे क्या करते हैं, 2 से देते हैं, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12 36 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा 18 2 36 होता है, चलो ठीक है। फिर 2 से जाएगा हो जाएगा 9 2 18 होता है। फिर अब ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, हो जाएगा 3 3 9। अब ये और आगे नहीं हो सकता, तो आपको पता है कि पूर्ण घन पूछा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग रूट का यहाँ 72 करोगे और सबको ऐसे करके लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 और इंटू का हो जाएगा 3 × 3। तो देख सकते हो रूट के बाहर में एगो 3 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 3 को 2 के गो 3 गो, तो एगो 2 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 × 3 अटक के रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलने के लिए और एगो 3 चाहिए इसको। यानी अगर आप लोग इसको और एक 3 से गुना कर दोगे तो ये 3 का जोड़ा लग जाएगा और एगो बाहर 3 निकल कर आ जाएगा, और ये 6 का बन जाएगा क्या, घन घन 6 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये वाला 72, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना करोगे तब ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, 3 से गुना करने पर ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो सीधा सीधी प्रश्न है, किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 दे तो वो 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन कर जाएगा। कोई भी संख्या कुछ भी हो सकता है, उसके पावर में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ 0 के पावर में 0 क्या होता है, सो देखते किसका दिमाग है, सो ठीक है। चलिए
अच्छा इसको देख लो, ये तो आपका 1 हो गया, यानी कि इसको 1 ले लोगे, ये 4 का पावर में जो ये भी 1 हो गया, इसको 1 से गुना करोगे तो 1 ही हो जाएगा, इंटू का 5 का 1 यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये 5 इसका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 128 में से किसके बराबर है, तो 128 का सीधे से अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो मैं कर देता हूँ, 2 से जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2 चौक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, हो जाएगा आपके पास 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा 8, 8 दूना 16 होगा, फिर यह जाएगा 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा, क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 का पावर में 7 इसका आंसर है, क्योंकि 2 का पावर 7 को हम लोग 128 के बराबर लिख सकते हैं, बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लो, 2 का स्क्वायर गुणे में 5 का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सवाल है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 5 20। एक काम करो, इसको ऐसे मत बनाओ, ठीक है, ऐसे भी बनाओगे तो आंसर आएगा, ठीक है, तो देखो आप लोग कैसे बनाओगे इसको, ये आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, सबसे आसान बता दो, 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर है, देखो तो दोनों का पावर सेम है और बेस क्या है, दोनों का अलग अलग है, 2 और 5 है, ठीक है ना, जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, जो पावर में होता है उसको पावर ही बोलते हैं, ठीक है, तो ठीक है, जो ऊपर होता है उसको पावर बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, घात और घातांक का एक नियम होता है, अगर आपके पास a का पावर में n है और इंटू का अगर आपके पास b का पावर में भी n है, तो इसको a b का होल का पावर में n लिखा जा सकता है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर में 2, जो कि आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर का, यानी कि इसको ऐसे बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर है, ये ही सही आंसर होगा, ऐसा बात नहीं, अब ये देख लो, आगे देखो, अभी गेम बाकी है। अच्छा इसको अंदर का गुना करो, 5 दूना 10, 10 का पावर में 2, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको ए नंबर में दिख रहा है, ये भी सही होगा। अच्छा 10 का पावर में 2 तो 100 के बराबर में होता है, तो ये 100 के बराबर में भी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसलिए बोला सभी क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अच्छा पी और क्यू का मान यहाँ पे क्या रखोगे कि आपके पास इसको 6 से गुना करने पर आपके पास 468 आ जाए, तो यहाँ पे पी और क्यू का मान, अगर आप लोग पी का मान 7 रख देते हो और क्यू का मान 8 रख देते हो तो आपके पास आ जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सभी को रख के देखना पड़ता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि 20 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू का एक्स, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था तो मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और इंटू का वाई को मैं रहने देता हूँ अपन में, क्योंकि इसको भागा देना, देखो यहाँ पे भागा देना है किससे, 5 एक्स और मतलब 5 इंटू एक्स इंटू वाई, या फिर बोलो 5 एक्स वाई से, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, अब देखो यहाँ से वाई वाई गया, यहाँ पे एक्स एक्स खोपचे में चला गया, ठीक है, अब बचा सिर्फ 5 चौके 20, तो निकल कर आ गया 4x, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। वो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई का यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस का 4x हुआ है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है, जो कि आपके पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4xy, ये आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ए नंबर का, यानी कि ये तो सही आंसर हो जाएगा, परंतु रुको अभी सब्र करो भाई साहब। अच्छा आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे, मतलब प्लस का 2xy माइनस का 4xy, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा माइनस का 2xy, और इधर जो आपके पास है सो है ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी आपको एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, देख लो बी नंबर का, यानी कि ये भी सही आंसर हो जाएगा। अब रुको और एक चीज, यानी कि ये भी ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा ये आपको दिख रहा है, देखो ना आपको एक फॉर्मूला होगा ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको x प्लस वाई का x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, और ये भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि सी नंबर में, यानी कि इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में कभी इस टाइप के क्वेश्चन को गलत मत कर जाएगी, ये तो आ गया आंसर, नहीं बाबा, थोड़ा आगे भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि x का पावर में 4 माइनस 81 क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो मैं x का पावर 4 को ऐसे में लिख सकता हूँ x का पावर में 2 और उसके पावर में 2, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा घात और घातांक नहीं सर, अगर a का पावर में अगर आपके पास n है और उसके पावर में m है, तो आप लोग a का पावर में n इंटू m कर सकते हो, तो देखोगे आप लोग वापस से 2 गुना 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, x के पावर में 4 मिल जाएगा, तो आप लोग इसको आराम से इजीली ऐसा लिख सकते हो, और माइनस 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे वापस से आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी इंटू का क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर को ए मान लो और इस 9 को बी मान लो, तो आपके पास हो जाएगा क्या, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू का आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। अच्छा तो देखो भाई साहब यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन ये आपको अभी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो एक काम कीजिए आप लोग इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 रहने दो, और इसको टोटल को चेंज कर दो, तो यहाँ पे वापस से आप लोग ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस इसको एक बार कन्वर्ट करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 इसको ज्यों का त्यों उतार दो, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखो यहाँ पे वापस से आप लोग इसको ए मान लो एक्स को, और यहाँ पे बी मान लो 3 को, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस
3 हो जाएगा आपके पास x माइनस 3। ये जो आपके पास ऑप्शन में दिख रहा होगा, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे काम धाम करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा है कि x प्लस 3 इक्वल टू 10। अरे बाबा भर्ती लॉलीपॉप से सवाल लिखा है कि x प्लस 3 बराबर में 10x का वैल्यू पूछ रहा है, बस x का वैल्यू इधर रखो, बाकी 3 को उधर भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, जो कि आपके पास 7 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक संख्या 3 से गुना कर, लिखा है कि एक संख्या को 3 से गुना कर रहा है और 5 से घटाने पर 28 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x है। यानी मान लो कोई संख्या x है, उसको आप लोग क्या करो, 3 से गुना कर रहे हो और उसमें 5 घटा दे रहे हो, तो कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है। यही तो आपको समीकरण था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेगा कि 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा। अब भाई साहब देखो, 300 किलोग्राम तो है ही, सब कुछ 100% का होता है, कुछ भी सही दुनिया में सब चीज 100% का होता है। 100% में से 10% आलू को निकाल दिया गया, यानी सड़ गया तो हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा। तो भाई साहब 90% आलू बचा, 90% बढ़िया आलू बचा है। तो बस 300 का 90% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 90% निकाल के करना पड़ेगा, 90 इंटू का 100 करना पड़ेगा, 90 अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 निकल कर आ गया और 3 को 9 से गुना करोगे तो 270 kg आलू बचेगा, यानी बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा लिखा है कि एक दर्जन केले का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 60 रुपया। तो आपको पूछा है कि 360 रुपये में कितना केला मिलेगा। तो सबसे पहले एक रुपये में कितना दर्जन केला मिलेगा वो निकाल लो, फिर उससे गुना कर देना 360 को, ठीक है। तो एक रुपये में, अगर मैं 1 रुपये की बात करूँ, 1 रुपये में कितना दर्जन केला मिलेगा, 1/60, सीधा सीधी बात है। अब इसको बस 360 से गुना कर दो, तो आपके पास 360 रुपया में कितना दर्जन केला मिलेगा, मिल जाएगा। अच्छा 6 चौक 36, यानी 6 निकल कर आ गया, यानी कि 6 दर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है आपके पास, सही में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लगाती है। वही गाड़ी, ठीक है, एकदम सेम गाड़ी है, 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य, यानी कि अभी भी गंतव्य समान है, पर कितना समय लेगी। यानी समझो यहाँ पे 2 केस है, एक है केस 1, ठीक है, और एक है केस 2, ठीक है। केस 1 और केस 2 सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी द्वारा चला गया, दोनों का दूरी समान है, क्योंकि गंतव्य स्थान समान है। मान लो कि दोनों को दिल्ली जाना है, तो दोनों को ही दिल्ली जाना है, दोनों ही। जब वो बस 60 किलोमीटर पर आवर से पहुंचता है, चलता है, तब वो 2 घंटा में पहुंचता है दिल्ली। आप पूछ रहे हैं कि वही बस जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगा तो दिल्ली कितने दूर में पहुंचेगा। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से दिल्ली की दूरी x है, क्योंकि भाई साहब गंतव्य समान है, यानी कि दोनों के लिए दूरी समान होगा। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, दूरी को मैं समान ले लेता हूँ, यानी कि दूरी को मैं x मान लेता हूँ दोनों ही के लिए, ठीक है, क्योंकि दूरी दोनों के लिए समान है, तो दूरी दोनों के लिए क्या हो गया, x हो गया। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल इंटू का समय, ठीक है। और केस 1 के लिए जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है, वो 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चलता है, तो वो 2 घंटा में वो पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा था कि वही चीज अगर 80 किलोमीटर पर आवर घंटा से चले तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा, आपको टी निकालना है। तो अभी दूरी का फॉर्मूला पता है कि चाल गुना समय, तो चाल है 60 गुना में 2, क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए अगर मैं समीकरण लिखने का ट्राई करूं, देखो मैं इसके लिए समीकरण लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इसके लिए भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही चाल गुने समय। चाल क्या है यहाँ पे 80 है और समय यही तो निकालना है, तो समय को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे ये समीकरण है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों ही समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि बराबर है, क्योंकि दूरी दोनों का गंतव्य स्थान समान है, तो राइट हैंड साइड भी तो समान हो जाएगा ना, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लिख सकते हो 60 गुना का 2 बराबर में हो जाएगा 80 गुना टी। अब बस यहाँ से टी निकालो, 80 को उधर भागा में भेज दो, तो हो जाएगा 60 गुना में 2 बटे में 80 हो जाएगा। तो निकल कर 0 0 गया, हो जाएगा 2 1 2, 2 चौके 8। अब देख लो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 3/2 हावर। ये इतना घंटा लगेगा पहुंचने, लेकिन देखो सभी क्वेश्चन आपके पास घंटा और मिनट दोनों में दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, मिनट में कन्वर्ट करो। तो इसको मिनट में करने क्या करना पड़ेगा, आपको 3/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो गुना कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी हो जाएगा 90 मिनट। और 90 मिनट को क्या करो, घंटा में चेंज कर दो, तो आपको पता है कि 90 मिनट जो होता है वो 1.5 घंटा के बराबर होता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ के चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे देख लो, सपोज कि ये आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज को मैंने इस प्रकार से एक डायगोनल खींच दिया, एक विकर्ण खींच दिया, तो देख लो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इस त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और चूंकि इस पूरे चतुर्भुज में 2 त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज के अंत कोणों को जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज के अंत कोणों का योग निकल जाएगा, जो कि 360 निकल कर आ गया है। क्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
एक समचतुर्भुज में प्रत्येक अंत कोण बाह्य कोण की 4 गुनी है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो बाह्य कोणों की 4 गुनी, तो मैं क्या करता हूं, बाह्य कोण को x मान लेता हूं, ठीक है। तो अंत कोण कितना होगा, अंत कोण जाहिर सी बात है 4x होगा, ठीक है। और आपको पता है कि बाह्य कोण प्लस अंत कोण करोगे तो वो 180 डिग्री बराबर होता है, यानी कि x प्लस 4x करोगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग x का मान निकाल लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x, इसको सॉल्व करोगे तो बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। 5 को उधर भागा लोगे तो कटेगा, कटे हो जाएगा आपके पास 5 में 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 दिए 15, 16 17 18, यानी हो जाएगा 5 36 36 डिग्री निकल कर आ गया x का वैल्यू, यानी कि बाह्य कोण का मान 36 डिग्री। आप बोलोगे सर बाह्य कोण का मान क्यों निकाला, क्योंकि जब ये भुजाओं की संख्या निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में बाह्य कोण, ठीक है। तो 360 का 360, इसीलिए हम लोगों ने बाह्य कोण को निकाला था। बाह्य कोण का मान 36 डिग्री है, तो देख सकते हो ये कितना बार में जाएगा आपके पास 10 निकल कर आ गया, तो यानी कि 10 उसमें भुजाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लो, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको इसमें डायग्राम में x का मान पूछा है, तो आपको पता है कि ये वाला कोण अगर 85 डिग्री तो ये भी कोण आपका 85 डिग्री होगा। और आपको पता है कि ये वाला एक क्या है कि सरल रेखा में है, तो यानी कि आपके पास ये 85 प्लस x, अगर आप लोग 85 डिग्री प्लस x जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री बराबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो आराम से, x का वैल्यू जो निकल कर आ जाएगा वो 95 डिग्री निकल कर आ जाएगा, जबकि बी नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है। अच्छा, ओरल सूत्र जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ वो क्या होता है आपके पास, देख लो यहाँ पे देख लो, ओरल सूत्र जो होता है आपके पास f प्लस का b इक्वल टू e प्लस 2 होता है, के लिए कौन सही नहीं है। तो भाई साहब f फलों की संख्या होती है, देख लो यहाँ पे f फलों की संख्या होती है, सही बात है। e किनारों की संख्या, ये सही बात है। b जो होती है वो शीर्षों की संख्या होती है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बिंदु की संख्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये करेक्ट, ये यही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन में सही करेक्ट आंसर होगा ना, वो मतलब क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वही बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है, ठीक है। बाकी दो तो एक संख्या है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्न में कौन सा ओरल सूत्र थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये है कि किसी त्रिभुज में एक कोई त्रिभुज है, चलो ठीक है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है PQR कोई त्रिभुज है, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो याद रख लीजिएगा, त्रिभुज का कोई सा भी दो भुजा पकड़ोगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। मान लो ये दोनों पकड़ोगे तो इन दोनों का योग, ठीक है, इन दोनों का योग जो होगा वो इससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। या अगर आप लोग इसको पकड़ोगे तो वो इससे बड़ा होगा, अगर आप लोग इसको पकड़ोगे तो वो इससे बड़ा होगा। तो देख सकते हो कि दो भुजाओं का योग देख सकते हो तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे लिखा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई, यानी कि पहला विकर्ण 24 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया, तो क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू का विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू विकर्ण कितना दिया 24, उसको गुना कर दो 10 से। अब देख लो इसको सॉल्व कर दो तो जाएगा 12 दूना 24, 12 हो जाएगा, यानी कि 120, क्योंकि सब सेंटीमीटर दिया तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। अच्छा, यह है कि सॉरी, लेकिन यदि किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल भुजा है। बताओ समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू का समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या दिया आपके पास 1/2 इंटू समांतर भुजा क्या दिया आपके पास 8 और 10 इनका योग, यानी कि इधर हो गया 10, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास 10 हो गया, ठीक है। और गुना में ऊंचाई आपके पास 5 काट दे, हो जाएगा 2 5 10, यानी हो जाएगा 5 25, ये 25। यहाँ पे आपके पास कुछ तो गड़बड़ी है, थोड़ा मैं देखना चाहूंगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। यहाँ पे 1/2 क्या जाएगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग यानी कि 8 + 10 18 होता है, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया गलती से शायद, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। मैं बोलूँ यहाँ कैसे आ सकता है ये 18, और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो होता है कोई दिक्कत नहीं, तो ये 9 हो जाएगा, 5 9 45, तो 45 निकल कर आ गया। लेकिन देखो क्षेत्रफल पूछा इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में सब सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर होगा, जो कि सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो घन का आयतन पूछा, घन आपका नहीं, तो घन का सिमिलर ही आता, ठीक है, घन आपका, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा का क्यूब आता है। तो यहाँ पे भुजा क्या 5 है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो भाई साहब ये 125 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि क्या पूछा आयतन पूछा, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। डी को गलती से मत मार दीजिएगा। अच्छा, यह कि घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है 6 इंटू का होता है भुजा स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा होगा बी नंबर का 6L स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, आयतन पूछा है। और ये बॉक्स जो होता है देख सकते हो लंबाई ज्यादा है, तो ये क्या है एक प्रकार का घनाभाकार है, और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बस गुना कर दो, लंबाई 10 दिया हुआ है गुने में चौड़ाई 5 दिया हुआ है गुने में 3, गुना कर दो कितना हो जाएगा 50 50 दिए मतलब 5 से 15, यानी हो जाएगा 150। चूंकि ये क्या पूछा आयतन पूछा तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब,
जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। बी को गलती से नहीं मार दीजिएगा। अच्छा 17 प्रश्न लिखा कि किसी बेलन की त्रिज्या आपको दी हुई है आर दिया हुआ है आपके पास 7 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पता होगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 का 7 22/7 इंटू का आर का वैल्यू कितना है 7 है, चूंकि आर का स्क्वायर तो मिल सकता हूँ 7 × 7 और गुने में एच का वैल्यू कितना है 5 है, काट दो 7 से 7 गया। अब देख लो 22 को 7 से गुना करो तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 7 दूना 14 15 यानी 154 को 5 से गुना करो 5 चौके 20 का 0 हाथ में रहा 2 5 25 25 2 17 के 7 हाथ में रहा 2 यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा यानी कि 770 आयतन है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब 770 सेंटीमीटर क्यूब। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा मैं देख लूँ। हाँ यही वाला करेक्ट होगा, डी नंबर का गलती से नहीं मार दीजिएगा। अच्छा वर्ग अंतराल इतनी की निम्न सीमा क्या है 15 और यहाँ पे 20 लिखा, सबसे छोटा संख्या क्या 15, तो बस यही सही आंसर हो जाएगा। उच्च सीमा पूछा तो बड़ा वाला यानी 20 सही हो जाता है, ठीक है, जो बड़ा होता है वो वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ये कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो इसमें सबसे अधिकतम कितना है 12 है, तो 12 में न्यूनतम अंक जो कि 2 है 2 को घटा दो तो कितना निकल कर आ गया 10 निकल कर आ जाएगा, यही से आंसर हो जाएगा। बी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा मिलान चिन्ह ये थोड़ा सा गड़बड़ी दिया हुआ है, मिलान चिन्ह असल में ऐसे होता है ये वाला, ठीक है, ऐसे होता ऐसे होता और यहाँ पे फिर दो संख्या होता है, कुछ इस प्रकार से होना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू 5 होता है और इधर 2 7 हो जाएगा यानी कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है, तो यहाँ पे 20 + 30 कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 और 30 दिया इसका वर्ग चिन्ह पूछा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दो तो आंसर आ जाएगा। तो जगह 50/2 काटोगे तो 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसका आपको मान पूछा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, उसमें जोड़ दो 10 का स्क्वायर का जो कि आपके पास 100 होता है यानी हो जाएगा 325, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये भी लॉलीपॉप का सवाल है, आपको पूछा है यहाँ पे 1000 का रूट क्यूब पूछा है, तो भाई साहब 10 होता है क्योंकि 10 का जो क्यूब होता है वो 1000 होता है। अच्छा मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0,0 होता है, तो असल में जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये 0,0 लिखना, सिर्फ 0,0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर में डालना जरूरी है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि किसी निर्देशांक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें देखो निर्देशांक आपको 4, -5 दिया हुआ है, तो ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा? तो पता होगा आपको कोई भी निर्देशांक x, y के रूप का होता है। यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 4 है और y का वैल्यू कितना आपके पास -5 है, तो आपको पता होगा, देख लो यहाँ पे आपके पास x जो होता है वो पॉजिटिव और जो y है वो नेगेटिव, ये कब होता है? तो आपको पता होगा कि ये चतुर्थांश में होता है। ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन में देख सकते हो कि x का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि पहले x होता है बाद में y होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा चतुर्थांश, जो कि आपके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उससे पहले वाला क्वेश्चन में मूल बिंदु का निशान यहाँ पे था, तो मूल बिंदु में x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए 0,0 लिखना सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, ये चीज आप लोग देख लिया। अच्छा एक बिंदु दिया हुआ है ये वाला, इसमें x का निशान कितना जो पहले होता है वो x होता है 5 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और अगर 3 क्या हो जाएगा y का निशान हो जाएगा, 3 तो पूछा नहीं हम लोग को, ठीक है। अच्छा इसमें y का क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अच्छा इसमें x का क्या है कमेंट करके बताइए। अच्छा 47 नंबर प्रश्न पर आते हैं, किसी बिंदु आपको एक दिया हुआ है 3, -5 से कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती है? तो आप लोग देख सकते हो ये जो बिंदु है आपके पास वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास 3, -5, तो इससे कितनी भी आपकी रेखाएं गुजर सकती है। आप लोग यहाँ पे देख लो, मैं एक रेखा ऐसे गुजार सकता हूँ, मैं एक रेखा चाहूँ तो ऐसे करके गुजार सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक रेखा ऐसे करके गुजार सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो नहीं मैं ऐसे कर गुजारूंगा, नहीं सर मैं ऐसे कर गुजारूंगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप लोग अनंत रेखाएं गुजार सकते हो? कितनी रेखाएं गुजार सकते हो? अनंत रेखाएं गुजार सकते हो, ठीक है, कोई भी बिंदु से, और ये क्या एक बिंदु ही तो है ना, इसलिए अनंत हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो 48 नंबर का प्रश्न लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो कोई भी पासे को अगर आप लोग फेंकोगे तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो कोई पासे को फेंकोगे तो 6 परिणाम आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो टोटल कितने परिणाम है? 6 परिणाम, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। क्या पूछा? विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। और आपको पता होगा कि जो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होती है वो कैसे निकल आता है? तो भाई साहब पासे में कुल विषम संख्या जो कि कितने होते हैं, पासे में कुल विषम संख्या कितना होता है? देख लो विषम संख्या पूछा जो 2 से भागा ना लगे, तो एक एक विषम संख्या होता है। आपको पता होगा, मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, ताकि व्हाइट में दिखे। एक एक विषम संख्या होता है, 3 भी एक विषम संख्या, 5 भी एक विषम संख्या है, यानी कि टोटल 3 विषम संख्या। तो मैं 3 लिख देता हूँ ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे कुल विषम संख्याओं की संख्या पूछा है और यहाँ पे कुल संख्या टोटल पासे में कितनी संख्या 6 होता है, तो 6 से इसको भागा दे दूंगा, तो जगह इसको काटोगे तो 1/2 निकल कर आ जाएगा, तो ये बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा सम संख्या भी अगर पूछता ना उसका प्रायिकता तो भी 1/2 ही होता है, क्योंकि सम संख्या कितना होता है 3 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देख लो यहाँ पे लिखा है कि एक थैले में 4 लाल गेंद और 3 पीली गेंद है,
ठीक है। तो थैले के अंदर बिना देखे, कोई देखा देखी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, ठीक है, एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंद कितनी इस थैली में? 4 है, तो 4 को ऊपर में रखो, और कुल गेंद कितना है? 4 + 3 तो 7 है, बस 4/7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में कितना में दिख रहा है आपको? टोटल गेंद आपके पास 4/7 कहाँ दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 के 50 क्वेश्चंस को कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा और सब कुछ समझ में आया भाई साहब। तो क्या कीजिएगा, बस छोटा सा आपको काम करना है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपको क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है, और क्या करना है देख लो भाई साहब, ये हमारा प्यारा सा लोगो आपको देख रहा है, इस उम्मीद में कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक, और लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था वो कमेंट में जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और हाँ भाई साहब, आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, इसी तरह से मैं आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।